हाँ विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद दिला दूं, इसके पहले मैंने जो पढ़ाया था उसके लास्ट में कहे थे हम कि अगले वीडियो में जर्नल पढ़ाएंगे, इसलिए आज हम जर्नल शुरू कर रहे हैं। लेकिन जर्नल शुरू करने के पहले आपको थोड़ा याद दिला दें, सिस्टम में रहेगा। पहले दिन आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का मतलब समझाया गया था, और ये भी बताया गया था कि बुक कीपिंग में लेखा करने के लिए पहले दो सिस्टम बताए गए हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि आपको बता दें, 3 वीडियो अभी तक रिलीज हुआ है। अगर आप सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको सब याद हो जाएगा कि हमने किस दिन सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ाया, किस दिन डबल एंट्री पढ़ाया। डबल एंट्री जिस दिन लास्ट हो रहा था उसी दिन आपको कहे थे कि हम जर्नल पढ़ाएंगे, इसलिए हम आपको आज जर्नल के बारे में बताना चाहते हैं। और जर्नल क्या है? सबसे पहली वही है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार सबसे पहली वही है जिसमें व्यापारिक लेन देनों को लिखा जाता है। लिखा है जर्नल इज रिगार्डेड एज प्राइमरी बुक्स। प्राइमरी का मतलब होता है प्रधान या मुख्य। व्यापार में जितने भी बही हैं उनमें सबसे प्रथम होने के नाते इसको प्राइमरी बुक्स कहा गया है, या प्रधान बही कहिए। डिफिनेशन है, जर्नल इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फर्स्ट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड फर्स्ट in a systematic way as and when they take place in systematic way and in chronicle order। यानी इसका मतलब हुआ हिंदी में कि जर्नल को फर्स्ट बही के रूप में स्वीकार किया गया है। यह एक ऐसी बही है जिसमें लेन देनों को सबसे पहले लिखा जाता है। यहीं से बही का संख्या शुरू होता है और यहीं से लेन देन को लिखने का सिलसिला शुरू होता है। अब लेन देन कौन सा लेन देन? ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो माने वित्तीय स्वभाव के लेन देन होते हैं। सभी लेन देनों को नहीं लिखना है, जो वित्तीय स्वभाव के लेन देन होते हैं। सब वित्तीय स्वभाव का मतलब बताया जाएगा, और जैसे ही होगा उनका मतलब क्रम के अनुसार, पहले जो हुआ पहले, उसको बाद में हुआ उसको बाद में लिखेंगे। और इन सिस्टमेटिक वे एंड क्रोनिकल ऑर्डर। सिस्टमेटिक वे का मतलब विधिवत ढंग से। विधिवत का मतलब होता है जर्नल का एक परफॉर्मा है, उसमें कॉलम है, डेट, पार्टिकुलर, इस सब के अनुसार लिखना है, उसको विधिवत कहते हैं। इन्हें क्रोनिकल ऑर्डर का मतलब क्रम से लिखना है, जैसे पहले जो है उसको लिखना है, उसके बाद उसको लिखना है। क्रोनिकल ऑर्डर का मतलब यही हुआ। तो आइए हम आपको जर्नल शुरू करते हैं। जर्नल, जैसा कि हमने आपको बताया कि व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं उनको सबसे पहले इसमें लिखा जाता है। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, एक शब्द है पहले हम नोट कर देते हैं, वेस्ट बुक। वेस्ट बुक, ये बात सही है कि हर लेन देनों को पहले सी में लिखते हैं, और इसको नाम दे दिए हैं कि प्राइमरी बुक्स, माने इंपॉर्टेंट वही है। लेकिन बड़े व्यापार में होता है क्या कि डायरेक्ट किसी लेन देन को जर्नल में नहीं लिखा जाता है। इसका कारण है कि जो भी सेल्समैन है, जो काउंटर पर बैठा है, माल बेच रहा है, वो जल्दी में कहीं बही में काट कूट ना हो जाए, कहीं ऊपर नीचे नहीं लिखा जाए। इससे बचने के लिए एक वेस्ट बुक बताया गया है कि हाँ साहब, बिक्री करते समय या किसी से कोई भी लेन देन करते समय एक रद्दी बही में लिखिए, लेखा कीजिए पहले। इसका नाम है रद्दी बही। हिंदी में रद्दी बही क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है, जर्नल का आकार है। जर्नल का एक रूप होता है, आकार होता है, उसी रूप में आकार में फॉर्मा में बनाया जाता है, परफॉर्मा कहिए। लेकिन इसका कोई परफॉर्मा नहीं होता है।
हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपको, इसको बही में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं होता है। प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है लेकिन बही के रूप में गिनती नहीं होती है। इसलिए जैसे ही लेन देन होगा इसमें लिखते चलेंगे, लिखने का काम खत्म हो जाएगा और इसका अस्तित्व एक ही दिन रहता है, सीधे एक दिन का होता है। ये सुबह से शाम तक लेन देन लिखिए, जब आपका एक दिन का व्यापार खत्म हो जाए इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है और इसमें का लिखा हुआ बात कि सारा बात इसमें से आ जाता है। जो जर्नल लिखने वाला मुनीब है, क्लर्क है, ये सूचना वेस्ट बुक का सूचना इसको दे दीजिए और इससे जर्नल में लिखा होगा और इस वेस्ट बुक को क्या करिए, मोड़ के कहीं हटा दीजिए, इसका अस्तित्व खत्म। एक दिन अस्तित्व रहता है इसका। अभी क्या है, कैसे हूं आप सादा ब्लैंक पेपर ले लीजिए, उसको एक साइड में मोड़ दीजिए, काट की तख्ती होती है इसी पर खोस दीजिए और इसी पर आप लिखते चले, इसी को वेस्ट बुक कहते हैं। और जैसे ही एक दिन में लेखा हो जाए इस लेखा को इसमें नोट कर लीजिए और इसको खत्म कर दीजिए। ये वेस्ट बुक का अस्तित्व सिर्फ एक दिन का होता है, लेकिन नॉलेज के लिए हम बता दिया, इसमें इसकी गिनती नहीं होती है। अब आप जर्नल बारे में पढ़ेंगे। जर्नल का एक रूप होता है, हमने पहले ही कहा कि जर्नल का एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मा होता है और उसी परफॉर्मा में बनाना है। हाँ, आगे बढ़िए। जर्नल का यही परफॉर्मा होता है, इसी परफॉर्मा में जर्नल को लिखना है। इस परफॉर्मा में 5 कॉलम है, 5 कॉलम्स है। इसमें पहला कॉलम डेट के लिए होता है, यानी किस तारीख को लेन देन हुआ उसको, इस तारीख को इसमें डालना है। और पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर का मतलब होता है विवरण। विवरण का मतलब लेन देन का मुख्य बात लिखना है, लेन देन का मुख्य बात इसमें लिखना है। और एक कलम है एलएफ नंबर का। एलएफ नंबर को आप बाद में समझिएगा, इसमें कोई किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करता है, इसीलिए आप बाद में सुनिएगा। इसको अमाउंट अमाउंट 2 कॉलम होता है अमाउंट का। क्यों 2 होता है इसका बाद में जवाब मिलेगा। जर्नल का यही परफॉर्मा है, आप इसी वे में जर्नल बनाएंगे। लेकिन जर्नल के पहले यहां एक चीज देख लीजिए, फिर पहले बताए हैं फिर ताजा कर देते हैं। ताजा कर देंगे तो ये बात समझ में आएगी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्टार्टिंग में ये शब्द बताए थे आपको। इस विषय का नाम है, जो 10+2 के छात्र जो पढ़ते हैं अकाउंट, उसका पूरा नाम यही है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जिसमें उस दिन सब बताए थे उसी को रिपीट कर रहे हैं। बुक कीपिंग अलग चीज है और अकाउंटिंग अलग चीज है। आप पढ़ रहे हैं पहले बुक कीपिंग, ध्यान दीजिएगा, आप पहले पढ़ रहे हैं बुक कीपिंग, इसका नंबर बाद में आएगा, अभी नहीं पढ़ना है। अब कब आएगा, इसका नंबर कब आएगा यहीं से मालूम हो जाएगा, अभी मालूम हो जाएगा। देखिए, बुक कीपिंग को जैसे पहले भी बताया गया है कि इसमें व्यापारिक लेन देनों का सबसे पहले लेखा किया जाता है, और अभी भी जर्नल के संदर्भ में बताया गया था। तो जो भी लेन देन पहले होता है व्यापार में, उसको अभी बेस्ट बुक बताए हैं, बेस्ट बुक के होते हुए इस जर्नल में आएगा। हाँ, एक बात और, सॉरी, इसको देखिए, इसके पहले हमने ये भी बताया था कि बुक कीपिंग के 2 सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार ही लेखा होता है। पहला बताए थे सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग ज्यादा होता है क्योंकि उसकी मान्यता ज्यादा है, उसका सिद्धांत भी सही है, जो तीसरे वीडियो में बता दिया आज के पहले वाले में। और इसलिए जितना भी लेखा इसमें होगा जर्नल में, उस सब डबल एंट्री के अनुसार होगा। तो पहला बुक यह हुआ डबल एंट्री के अनुसार, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ये बन रहा है, वो सिस्टम है। और इसके बाद इसको बनाने के लिए रूल मिलेगा। डबल एंट्री सिंगल एंट्री क्या है? सिस्टम। और उस सिस्टम के अनुसार, हाँ, तो सबसे पहली वही बता रहे हैं कि जर्नल है जिसमें व्यवसाय में जो लेन देन होता है उसको लिखना है। उसके बाद दूसरी वही जर्नल का एक और रूप होता है। देखिए, जर्नल का एक और रूप होता है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहते हैं इसको। सब डिवीजन सब डिवीजन के स्पेलिंग ठीक है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बताया कि व्यापार में जो लेन देन होते हैं उसका सबसे पहले लेखा जर्नल में करना है, और फिर बता रहे हैं कि और करके सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ये दोनों चीज एक ही है। जिस व्यापार में जर्नल बनेगा उसमें ये नहीं बनेगा, और जिस व्यापार में ये बनेगा वो उसको नहीं बनाएंगे। मैंने दोनों चीज एक ही है, तरीका अलग अलग है लिखने का, परफॉर्मा अलग अलग है, लेकिन चीज वही, दोनों एक ही है। जो सेवा आपको ये देगा वही सेवा ये भी देगा। इसको जर्नल कहते हैं, इसको स्पेशल जर्नल कहते हैं, या दूसरे भाषा में सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहते हैं। ऐसा परिस्थिति बस बनाया गया है कि छोटे व्यापार हो तो इसमें चलेगा, बड़े व्यापार हो तो इसको अपनाएंगे, तो वो आगे की बात है। लेकिन यहाँ आप जानिए कि जर्नल और सब्सिडरी सब डिवीजन ऑफ जर्नल एक ही है। उसके बाद लेन देन को तो पहले इसमें लिख लिया, लेन देन को। और उसके बाद एक दूसरी वही है जिसको लेजर अकाउंट कहते हैं। लेजर अकाउंट कहते हैं। देखिए, ये बुक कीपिंग में ही मिल रहा है। सबसे पहला बही का नाम जर्नल, उसके बाद जो बही रखी जाती है उसको लेजर। इसलिए डिफिनेशन में लिखे थे कि जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसमें डिफिनेशन में लिखे थे कि जर्नल इज द फर्स्ट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी फर्स्ट बुक्स है। और लेजर को कहेंगे सेकंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, माने यह पहली वही है और ये दूसरी वही है। ठीक, जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर इज द सेकंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यही दोनों काम इस बुक कीपिंग के अंतर्गत होता है, बस यही। और इसके बाद जो आगे बढ़ेगा, तलपट बनाना है, तो ये चला जाएगा अकाउंटेंसी में। अब इसके बाद जो काम होगा वो चला जाएगा अकाउंटेंसी में, जिसको अकाउंटेंसी का काम यहां होगा ट्रायल बैलेंस। ठीक, और आगे का काम भी है। अभी खाता वही है, तो आगे के बात छोड़िए, अभी तो हम इसी में रहेंगे और इसी के बारे में बताएंगे, यानी आज जर्नल बताएंगे। अब जर्नल में लेखा करना है किसका? लेन देन का। लेन देन का लेखा करना है, तो सभी लेन देन का लेखा नहीं करना है। जो वित्तीय स्वभाव के है, वित्तीय का मतलब जिस लेन देन का संबंध रुपया पैसा से है, माने जिस लेन देन को हम मुद्रा में आंक सकते हैं, उसी लेन देन को लिखना है। जो लेन देन का मुद्रा में नाप नहीं होता है उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे बता दें आपको कि हम माल खरीदते हैं, 5,000 का माल खरीदा तो 5,000 बोले ना, मुद्रा में हुआ। तो 10,000 का माल बेचे तो इसका मूल्यांकन मुद्रा में हुआ, तो इसका लेखा होगा।
वित्तीय स्वभाव का मतलब यही है कि वो उस लेन देन को आप रुपया में व्यक्त कर सकें। और एक उदाहरण दे रहे हैं जो समझिए, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने जहां से आप माल खरीदते हैं उसको ऑर्डर भेजिए कि 20,000 रुपए का माल हमको भेज दो 15 दिन के अंदर। तो आप इसका लेखा करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे, क्योंकि यह ऑर्डर देना लेन देन में नहीं आता है। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यह लेन देन नहीं हुआ जब तक वो माल भेजेगा नहीं। इसलिए ऑर्डर भेजना ये वित्तीय लेन देन नहीं है, वित्तीय स्वभाव का लेन देन नहीं है, ये तो लेन देन है ही नहीं, सिर्फ ऑर्डर जा रहा है। तो इसलिए वित्तीय लेन देन में और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अंतर समझ गए। अब आप आइए, जर्नल में लिखने के पहले 3 नियम बताए गए हैं। विद्वानों ने, अकाउंटिंग एक्सपर्ट 3 नियम बताए हैं जर्नल के लिए, जर्नल में लेखा करने के लिए, जिनको नाम दिया गया है गोल्डन रूल ऑफ जर्नल। उसी 3 नियम से विश्व का नहीं, आपके देश का ही नहीं, विश्व का कोई भी लेन देन इस जर्नल में लिखा जाएगा। 3 ही नियम हैं जिससे कहीं भी किसी भी व्यापार में, एकांकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, कंपनी बिजनेस हो, देश हो विदेश हो, कहीं भी उसी 3 नियम से लेन देन को वही में लिखते हैं। बात आइए जानिए, पहला नियम बता रहे हैं आपको। पहला नियम यहां है, लिख देते हैं, जगह तो नहीं है, जगह तो ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जरा बंद कर। हाँ देखिए, जैसा कि हमने बताया है जर्नल बनाने के लिए 3 नियम है। उस 3 नियम में से सबसे पहला नियम है, देखिए बोर्ड पर लिखे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब हुआ कि आप अपने को फर्म, व्यापारिक संगठन समझते हैं, तो आप सोचिए कि कोई भी लेन देन करते हैं आप, तो उस लेन देन में क्या आता है और क्या जाता है। लेन देन में 2 रूप होते हैं, जैसे पहले पढ़ाए हैं कि दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में बताया गया है कि हर लेन देन में 2 रूप होता है। तो उस 2 रूप के लिए ही रूल बना है। तो आपको देखना होगा कि हर लेन देन में 2 रूप है कि नहीं, ये भी देखिए, सोचिए मन में कि हर लेन देन में 2 रूप है कि नहीं, बुझा जाएगा आपको, सोचिएगा तो। और उसी पर रूल फ्रेम किया गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु व्यापार में आवे उसको नाम भाग में, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो वस्तु हमारे व्यापार से जाए उसको जमा भाग में। यही नियम है। अब देखिए आप कि कोई लेन देन करते हैं तो इसमें चीज है कि नहीं। एक लेन देन का नाम बताते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। यह एक लेन देन हुआ, ये एक लेन देन हुआ। अब इसमें सोचिए कि क्या आया व्यापार में, क्या गया। तो परचेज गुड्स करते हैं। आप एक बात और बता दें, यहां इसका मतलब कुछ अलग होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है गुड्स का, जो बाद में बताया जाएगा। अभी आप जर्नल सीख रहे हैं तो आप सीख लीजिए। परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी माल परचेज किए हैं तो माल आएगा हमारे पास एक पक्ष, और पैसा जाएगा उसके बदले में। 5,000 रुपया हमारे व्यापार से गया, तो व्यापार में एक चीज आया, एक चीज गया। तो जो आता है उसके लिए रूल देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यापार में जो आवे उसको नाम भाग में। और नाम भाग में लिखने का स्टाइल देखिए, डेट यहां दे देंगे, डेट जो भी डेट हो, और यहां लेखा करिए। 2 पहलू है, 2 पक्ष हैं, तो 2 पक्षों के लिए लिखने के लिए 2 लाइन होना चाहिए। हर लेन देन में 2 पक्ष होते हैं ना, तो 2 पक्ष होते हैं तो 2 लाइन लिखाएगा। और रकम भी 2 बार लिखाएगा, इसमें एक यहां रकम लिखाएगा और इसमें है। तो पहला लाइन है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो व्यापार में आवे उसको नाम भाग में लिखिए। इस लेन देन में क्या आता है मेरे पास, माल, परचेज गुड्स, गुड्स आया,
तो आप थोड़ा सा देखिए स्टाइल कैसे है। गुड्स अकाउंट, थोड़ा हट के अकाउंट, थोड़ा हट के डीआर। डीआर मैंने डेबिट लिखा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट का मतलब नाम भाग, इसका रुपया यहां पर। एंड क्रेडिट हार्ट गोज आउट, जो व्यापार से जाए उसको जमा भाग में, व्यापार से क्या जा रहा है, कैश पैसा, उसको लिखने के लिए गुड्स के सामने से थोड़ा हट के लिखा जाएगा। गुड्स अकाउंट डीआर, ऐसा बात नहीं है कि यहां से लिखाएगा, थोड़ा हट के टू क्या जा रहा है हमारे यहां से, कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है, इस रकम को यहां लिख दीजिए। हर लेन देन में दो रूप होते हैं, इसलिए दो लाइन का एंट्री बना, ठीक है। और जब एंट्री बन गया, इसको एंट्री कहते हैं, लेखा। तो ये जो एंट्री जो बना है वो किस काम के लिए बना है, उस काम का शॉर्ट में वो एनालिसिस दे दीजिए। फिर सुन लीजिए, हर लेन देन में दो रूप होते हैं, इसलिए हर लेन देन का लेखा दो लाइन में हो गया। और इस लेन देन का एक शॉर्ट में ब्रीफ एनालिसिस दीजिए, क्योंकि पूछेगा लोग कि क्यों एंट्री हुआ दूगो, तो बोलिएगा कि माल खरीदने के लिए, यही तरीका है। तो लिख दीजिए फॉर गुड्स परचेज, फॉर गुड्स परचेज। नरेशन जितना छोटा में हो अच्छा रहेगा, लेकिन नरेशन, इसको नरेशन बोलते हैं। इसको जो दो बार एंट्री करने के बाद जो बीच में पार्टिकुलर दिए डिटेल्स, उसका नाम नरेशन है। ये एक लेन देन का लेखा इसी तरह से होगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, अमाउंट, यानी लेन देन का तारीख, ये पूरा विवरण, और एलएफ नंबर अभी बाद में बताया जाएगा, अमाउंट और अमाउंट, डीआर के सामने ये अमाउंट और जमा भाग के सामने ये अमाउंट, ठीक है। अब आगे और उदाहरण देते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण यहां लिखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 रुपया, 10,000। आइए देखिए इसका एनालिसिस कीजिए। हर लेन देन में दो रूप होते हैं, यहां भी खोजिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या आया क्या गया, ये खोज लीजिए आप। तो माल बेचे हैं 10,000 में नगद, तो रुपया आएगा हमारे यहाँ। ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, जब वहां खरीदे हैं और यहाँ बेच रहे हैं, तो बेचने पर कैश आएगा, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर। और टू थोड़ा सामने से थोड़ा हट के, टू गुड्स अकाउंट, और इसमें तारीख दे दीजिएगा और एक नरेशन दे दीजिएगा। ब्रीफ जो एनालिसिस दे रहे हैं शॉर्ट में, किस काम के लिए दो एंट्री बना है, तो जवाब होगा माल बेचने के लिए, वही लिख दीजिए यहां, बैंक सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। और एक अमाउंट यहां डाल दीजिए डीआर के सामने, और एक अमाउंट टू सीआर के सामने डाल दीजिए। ठीक, ओके, आप आगे चलते हैं। परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, और कैश, फॉर कैश 5,000। अब इस लेन देन के बारे में सोचिए, आपने फर्नीचर परचेज किया 5,000 में, इसमें देखिए दो पक्ष है कि नहीं है, दो चीजों पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है।
तो देखिए दोनों हैं, एक तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और कैश जा रहा है, तो दो पक्ष हुआ, दो चीजों पर प्रभाव पड़ ही रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? सभी लेन देनों में देखिएगा, एक चीज आएगा तो एक चीज जाएगा, वो घटेगा तो एक बढ़ेगा। इसी का नाम है डबल इफेक्ट, डुअल इफेक्ट। दो जगह प्रभाव पड़ना, दो खातों पर प्रभाव पड़ना। जैसे कहिए आप समझ लीजिए, तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर आया तो आप डेट दे दीजिए, फर्नीचर आया तो लिखिएगा फर्नीचर अकाउंट दिया। क्योंकि हम नहीं लिख रहे हैं, ये रूल बता रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, माने जो वस्तु आवे, कम्स माने आना, उसको नाम भाग में लिखिए, और नाम भाग का लाइन ऊपर होता है, ऊपर वाला लाइन नाम भाग का है, शॉर्ट में लिखा गया है डीआर ने, डेबिट को डीआर से संबोधित किया गया है। और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो लिखा हुआ है रूल में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल कह रहा है कि जो वस्तु जाए उसे जमा भाग में लिखिए, तो जमा भाग का लाइन नीचे होता है, सामने से थोड़ा हट रहिए, टू के लिए जमा भाग के लिए टू का प्रयोग होता है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन में दे दीजिए बीइंग परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फॉर कैश। अभी हम आपको तीन नियम बताए, तीन एग्जाम्पल दिए। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। किसी लेन देन में दो पहलू हैं, दो पहलू को कैसे लिखना है। एक पहलू को जो आ रहा है डेबिट और जो जा रहा है क्रेडिट साइड में, डेबिट का लाइन ये है, क्रेडिट का लाइन ये है। इतना जो समझ जाए विद्यार्थी, उसके बाद ही कोई स्पेसिफिक मीनिंग जो छुपा हुआ है उसको बताना चाहिए। जैसे अब आपको इसमें जो चीज छुपा हुआ है, जैसे कहे थे ना पहले कि गुड्स का माने होता है, बताएंगे। एक गुड्स शब्द का स्पेसिफिक मीनिंग होता है अकाउंट्स में, तो वो सुन लीजिए तो फिर आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि गुड्स शब्द का मतलब बता रहे हैं। गुड्स शब्द का मतलब, गुड्स का मतलब हिंदी होता है माल। गुड्स का मतलब हिंदी में उसको माल कहते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग में इस माल का एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है, विशिष्ट अर्थ निकलता है। वो अर्थ देखिए अकाउंट में गुड्स refers those which are purchased for resale। इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इस तीन उदाहरण जो लिए हैं, तीन जर्नल, इसमें बहुत सारा अर्थ छुपा हुआ है। इसको जब इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा तो ये सब समझ में आ जाएगा। और गुड्स शब्द का माने बताए हैं। गुड्स शब्द का माने हुआ गुड्स रेफर, गुड्स इंगित करता है दोज विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। अब देखिए इस लाइन का अर्थ हुआ कि हम सभी माल को गुड्स नहीं कहेंगे, सभी माल को गुड्स नहीं कहेंगे, उसी माल को गुड्स कहेंगे जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं। जो वस्तु बेचने के लिए खरीदते हैं उसी को गुड्स शब्द से संबोधित करेंगे, ठीक। तो ये तो आप शब्द का स्पेशल जो मीनिंग है वो आप समझ गए, ठीक है। अब यहां आइए, यहां एक चीज आपको दिखाई देगा। हम यहां कहे हैं कि माल खरीदा, माल बेचा, ठीक है, और यहां कहते हैं फर्नीचर खरीदा।
आपको यहाँ जो बात बताए हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो वस्तु बेचने के लिए खरीदते हैं उसको गुड्स कहते हैं, और इसको बेचते हैं तो गुड्स कहेंगे। लेकिन इस वस्तु को फर्नीचर काहे कहा? ये भी तो सामान्य है, क्यों नहीं कहेंगे इसको गुड्स कहते हैं? इसलिए नहीं कहते हैं, ये परिभाषा बता रहा है कि जो चीज बेचने के लिए खरीदा जाए वो गुड्स कहलाएगा, और जो चीज हम अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं उसको उसके नाम से ही लेखा किया जाएगा। माने जिस वस्तु को हम अपने व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं उसको इसके नाम से ही लेखा करेंगे, गुड्स नहीं कहेंगे। इसीलिए फर्नीचर जो है, जो खरीदते हैं तो फर्नीचर को व्यापार में रखने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं। इसीलिए इसका लेखा फर्नीचर के नाम पर करेंगे। यह भी अगर बेचने के लिए हम खरीदे हैं होते तो इसको हम गुड्स ही लिखते। मैं समझता हूं कि आप काफी है आपके लिए, इस दोनों में अंतर समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए, एक और बात, समझिए। एक और चीज यहां लिख दें तो अच्छा रहेगा। अब आप सोचिए कि अब नगद माल यहां खरीदे हैं, हम आपसे कहते हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹5,000। अब देखिए इस लेन देन में, अब इस लेन देन में अंतर देखिए। ये लेन देन कहता है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, और यहां परचेज गुड्स फॉर ऑन क्रेडिट। बस इसको अगले वीडियो के लिए छोड़िएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, sold old furniture for cash ₹10,000, तो ₹1,000। तो जो आप खरीदे थे यहां पर रुपया भर भी दीजिएगा, 5,000 तो लिखाई हुआ है, रुपया भर दीजिए। ये 10,000 का है। फर्नीचर खरीदे हैं, 5,000 का है। अब जो फर्नीचर खरीदे थे वो उसका कुछ हिस्सा खराब हो गया, चाहे टूट गया, चाहे यूजफुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें से बेच देंगे 1,000 का। तो बेचने पर क्या होगा, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो हमारे यहाँ कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डीआर, टू फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है। नरेशन दे दीजिए, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। $1,000। ठीक है, वो स्टॉप सिर्फ आगे बढ़िए। हाँ विद्यार्थीगण, एक नियम आपको समझा दिया और उस पर 4-5 एग्जाम्पल भी समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
आज के वीडियो में इतना ही। और इसके बाद जो 2 नियम बचते हैं, फर्स्ट नियम हो गया, 2 नियम और बचते हैं, अगले वीडियो में उस नियम के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।